वो साल 1968 की सर्दियों की एक सुबह थी। तारीख थी 13 जनवरी। उस दिन 21 साल की एक इटालियन लड़की का प्लेन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था। लड़की को रिसीव करने के लिए उस वक्त एयरपोर्ट पर 3 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 थे भारत के प्रधानमंत्री के बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी, और तीसरा था राजीव गांधी का जिगरी दोस्त। और जो इटालियन लड़की उस दिन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, वो कोई और नहीं बल्कि सोनिया माइनो थी, जिनकी राजीव गांधी से शादी होने वाली थी। शादी से पहले सोनिया भारत को करीब से समझना चाहती थी, सभ्यता और संस्कृति को आत्मसात करना चाहती थी। तो शादी से पहले उन्होंने भारत का एक दौरा तय किया। अब सवाल था कि उन्हें ठहराया कहां जाए। प्रधानमंत्री आवास में वो जा नहीं सकती थी, क्योंकि वो उनका ससुराल था, और शादी से पहले अगर प्रधानमंत्री की बहू ससुराल में ठहरती तो तरह तरह के सवाल उठते। तो तय हुआ कि राजीव गांधी के उसी जिगरी दोस्त के घर पर सोनिया को ठहराया जाएगा। उस दोस्त के पिता एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे और राज्यसभा के सांसद भी, जो तब विलिंगटन क्रेसेंट के बंगला नंबर 13 में रहते थे। जेवियर मोरो अपनी किताब दी रेड साड़ी में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि उनकी होने वाली बहू शादी से पहले ही प्रधानमंत्री आवास में रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत का समाज रूढ़िवादी है, जहां बहू का शादी से पहले ही ससुराल में ठहरना अच्छा नहीं माना जाएगा। एक ऑप्शन होटल का भी था, लेकिन इंदिरा अपनी होने वाली बहू को होटल में ठहराना नहीं चाहती थी। लिहाजा तय हुआ कि सोनिया को राजीव के उस दोस्त के घर पर ही ठहराया जाए, जिसके माता पिता भी गांधी परिवार के काफी करीबी थे। इस फैसले के पीछे एक और वजह थी। दरअसल इंदिरा गांधी चाहती थी कि राजीव के दोस्त के परिवार में रहकर सोनिया माइनो भारतीय रीति रिवाज भी सीख जाएंगी, जिससे उन्हें भारतीय परिवेश में ढलने में आसानी होगी। इस तरह से सोनिया माइनो को उनकी शादी से पहले उनकी भारत की पहली यात्रा पर राजीव गांधी के उस जिगरी दोस्त के घर पर रखा गया, जिसे वो अपने भाई की तरह मानने लगी। सोनिया को उस घर में इतना स्नेह मिला कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी एक नहीं 3 माएँ हैं। पहली उनकी अपनी माँ पाओला माइनो, दूसरी उनकी सास इंदिरा गांधी, और तीसरी राजीव के उस दोस्त की माँ, जिन्होंने उन्हें खूब स्नेह से अपने घर पर रखा। खैर, सोनिया के भारत आने के 1 महीने में ही इंदिरा ने यह तय कर लिया कि राजीव और सोनिया की अब शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों को अब ज्यादा वक्त तक एक दूसरे से अलग नहीं रखा जा सकता था। राजीव गांधी और सोनिया के रिश्ते को लेकर मीडिया जो बातें बना रहा था, उसका मुंह बंद करने का यही तरीका था, शादी। और इस शादी की तारीख तय हुई 25 फरवरी 1968। इस शादी के लिए सोनिया माइनो का मायका भी राजीव के दोस्त का वही घर बना, जहां उन्हें ठहराया गया था। मेहंदी की रस्म से लेकर शादी के बाकी सभी समारोह उसी घर में आयोजित हुए। शादी के संपन्न होने के बाद सोनिया माइनो ने अपने पिता के सरनेम माइनो को छोड़ दिया और पति राजीव गांधी का सरनेम अपनाकर वो बन गई सोनिया गांधी। इस शादी से पहले और शादी के बाद के वाकयात ने ये बता दिया था कि दोनों परिवारों की दोस्ती किस कदर गहरी है। ये गहरी दोस्ती ही तो थी कि जब आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई और उन्हें प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा, तो वो 12 विलिंगटन क्रेसेंट रोड वाले बंगले में ही शिफ्ट हो गई, जिसे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए राजनयिक मोहम्मद यूनुस को दिया गया था, और जो तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पर्सनल इनवॉय यानी कि व्यक्तिगत प्रतिनिधि हुआ करते थे, जबकि पारिवारिक दोस्त का बंगला 13 विलिंगटन क्रेसेंट रोड था। तो दोनों को जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाया गया, ताकि सोनिया गांधी आसानी से राजीव के उस दोस्त की मां से मिल सके, जिसे वो अपनी तीसरी मां मानती थी। जिस परिवार ने इंदिरा गांधी की खातिर सोनिया माइनो का मायका तक बनना तय किया था, वो परिवार किसी और का परिवार नहीं, बल्कि इस देश के सबसे मशहूर परिवारों में से एक बच्चन परिवार था, जिसके मुखिया तब हिंदी के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन हुआ करते थे। उनकी पत्नी तेजी बच्चन ही वो महिला थी जिसे सोनिया अपनी तीसरी मां कहती थी। उनके बेटे अमिताभ बच्चन तब बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन बन चुके थे। यही वजह है कि सोनिया के पहली बार भारत आने पर जो तीसरा शख्स सोनिया को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचा था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन ही थे, जो अपने दोस्त राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ पालम के उस एयरपोर्ट पर मौजूद थे।
वक्त के साथ ये दोस्ती और भी गहरी हुई, लेकिन उसी बीतते वक्त के साथ इस दोस्ती में पहले दरार आई और फिर वो दरार इतनी चौड़ी हो गई कि वो खाई बन गई। सवाल है क्यों? जिन सोनिया गांधी की डोली बच्चन परिवार के बंगले से उठी थी, जिन तेजी बच्चन को सोनिया ने अपनी मां का दर्जा दिया था, जिस अमिताभ को सोनिया अपना भाई बना चुकी थी, आखिर उस परिवार से राजीव गांधी और सोनिया गांधी के रिश्ते इतने तल्ख क्यों हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस अमिताभ को राजीव गांधी अपना सबसे जिगरी यार कहते थे, उसे ही उन्होंने सांप तक कह दिया? आखिर राजीव गांधी की हत्या के बाद ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन से पैसे मांगने पड़े? और जब अमिताभ ने सोनिया को चेक दिया तो सोनिया ने उस चेक को लौटाकर हमेशा के लिए रिश्ता ही खत्म कर दिया। इस वीडियो में आपको सुनाएंगे इतिहास के पन्नों में दफन इस रोमांचक कहानी की एक एक दास्तान, और साथ ही बताएंगे वो किस्से जो हमेशा लोगों के जहन में तैरते रहे हैं कि क्या वाकई अमिताभ का फिल्मी करियर शुरू करने में इंदिरा गांधी का कोई हाथ था या नहीं। वीडियो में बात होगी राजीव गांधी के उस फैसले की भी जिसमें इंदिरा के खिलाफ जाकर राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को अभिनेता से नेता बना दिया था। बात उस वाकये की भी होगी कि कैसे राजनीति में आने के बाद जब अमिताभ का राजीव से झगड़ा हुआ तो राजीव गांधी ने माखनलाल फोतेदार के कंधों पर बंदूक रखकर अमिताभ बच्चन से इस्तीफा मांग लिया। और बताएंगे इन दोनों परिवारों की दोस्ती की वो भी कहानी जो पंडित नेहरू और हरिवंश राय बच्चन की दोस्ती से शुरू होकर दोनों ही परिवारों की तीसरी पीढ़ी तक पहुंचती है और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म भी हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। और ये किस्सा है बच्चन परिवार और गांधी परिवार के बनते बिगड़ते रिश्तों का, जिसमें हम भारत के दो बड़े परिवारों के आपसी रिश्तों की सभी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक जरूरी सूचना। कभी नहरों को लाशें उगलते देखा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कनाल में यह नजारा आम है, लेकिन ये लाशें आती कहां से है और कौन इन सड़गल चुकी लाशों को नहर से बाहर निकालता है, और कैसे जो कभी एक जीता जागता इंसान था वो बन जाता है अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए खबरगांव की टीम ने 4 राज्यों की नहरों की तफ्तीश की और जाना कि कैसे पुलिस, प्रशासन और सरकार के कलेक्टिव फेलियर के चलते नहर बनी हुई है तैरता हुआ कब्रिस्तान। सोमवार यानी 30 मार्च की सुबह 8:30 बजे खबरगांव के YouTube चैनल पर जरूर देखिए डेड बॉडी फाइंडर। बिल्कुल शरीर पिलपिला हो गया, ऊपर उसको हाथ लगाना यार, है ना, हर एक बस का बात नहीं है। बहुत बड़ी सेवा यार ये बंदे। आ जाओ, चुकाओ, आ जाओ। इस कहानी की शुरुआत होती है उस प्रयागराज से जो तब इलाहाबाद हुआ करता था। उस शहर में 2 दोस्त हुआ करते थे। एक थे जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त बड़े वकील थे, कांग्रेस के नेता थे और स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों में से एक थे। दूसरे थे हरिवंश राय बच्चन, जो तब हिंदी के बड़े कवि थे और उनकी प्रकाशित रचना मधुशाला ने उन्हें साहित्य जगत में बेहद लोकप्रिय बना दिया था। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के उस्ताद आदमी थे, जिनकी आपस में मुलाकात करवाई थी सरोजनी नायडू ने। यह बात है साल 1942 की। सरोजनी नायडू की इलाहाबाद में सभा थी। उन्हें सुनने के लिए हजारों लोग जमा थे। उस सभा में हरिवंश राय बच्चन भी अपनी पत्नी तेजी बच्चन के साथ मौजूद थे, जिनकी सरोजनी नायडू से पुरानी पहचान थी। सभा के बाद सरोजनी नायडू ने हरिवंश राय बच्चन से कहा कि कल आनंद भवन में एक कार्यक्रम है, वहां मैं भी रहूंगी, कल आप भी आनंद भवन आइए। तब भी आनंद भवन किसी परिचय का मोहताज नहीं हुआ करता था, क्योंकि आधिकारिक अनाधिकारिक तौर पर नेहरू परिवार का घर आनंद भवन ही कांग्रेस का मुख्यालय हो गया था, जहां हर तरफ ही राजनीतिक गतिविधियां होती थी। उस दिन वो घर रोशनी से जगमगा रहा था। देश के तमाम बड़े नेता उस दिन उस घर के मेहमान थे, जिनकी मेहमान नवाजी के लिए खुद जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। तो हरिवंश राय बच्चन पत्नी तेजी के साथ आनंद भवन पहुंचे।
पहले से मौजूद सरोजनी नायडू हरिवंश राय बच्चन को लेकर पंडित नेहरू के पास पहुंची और परिचय करवाते हुए कहा, ये हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, कवि हैं। फिर तेजी की ओर इशारा करते हुए सरोजनी नायडू ने कहा, ये इन कवि की कविता है। यह सुनकर चारों हंस पड़े। उस वक्त पंडित नेहरू के साथ उनकी बेटी इंदिरा भी मौजूद थी। नेहरू ने इंदिरा का परिचय करवाया। परिचय होने के साथ ही इंदिरा ने तेजी बच्चन को अपने पास बैठा लिया और फिर तो दोस्ती का एक नया सिलसिला ही कायम हो गया। दरअसल तेजी बच्चन का पूरा नाम था तेजवंत कौर सूरी। वो हरिवंश राय बच्चन की दूसरी पत्नी थी। इससे पहले बच्चन साहब की शादी श्यामा बच्चन से हुई थी। 1926 में हुई इस शादी के 10 साल बाद ही साल 1936 में श्यामा बच्चन का देहांत हो गया। इसके करीब 5 साल बाद हरिवंश राय बच्चन ने तय किया कि वो तेजवंत कौर सूरी से शादी करेंगे, लेकिन इस शादी में एक परेशानी थी। बच्चन इलाहाबाद के कायस्थ परिवार से आते थे, जबकि तेजवंत कौर सूरी पंजाबी परिवार से थी। वो सिंगर भी थी, थिएटर आर्टिस्ट भी, जिन्हें हरिवंश राय बच्चन से प्रेम था। बच्चन साहब भी उनसे प्रेम करते थे। तो तमाम बाधाओं को दरकिनार करते हुए साल 1941 में दोनों की शादी हो गई और 1942 में आनंद भवन में इंदिरा से मुलाकात के बाद तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी दोनों की दोस्ती भी परवान चढ़ी। ये दोस्ती इतनी गाढ़ी थी कि दोनों खुलकर एक दूसरे से दिल की बात करने लगे। ऐसी ही एक बातचीत के दौरान इंदिरा ने तेजी बच्चन से कहा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि लड़का पारसी है। परिवार से उसके बारे में बात करूं तो शादी के लिए कोई राजी नहीं होगा। अपनी दोस्त तेजी से इंदिरा जिस पारसी लड़के की बात कर रही थी वो थे फिरोज। तेजी ने इंदिरा की बात सुनकर कहा कि अपने दिल की सुनो। तेजी ने अपने प्यार का किस्सा सुनाया और बताया कि मैं सिख हूं और हरिवंश कायस्थ। हमारी शादी के वक्त बहुत विरोध हुआ, लेकिन मैंने अपनी दिल की सुनी और देखो आज हम कितने खुश हैं। दिल की सुनोगी तो हमेशा खुश रहोगी। तेजी के समझाने पर इंदिरा ने अपने घर वालों से प्रेम का इकरार किया, फिरोज के नाम पर सबको राजी करवाया और आखिरकार इंदिरा गांधी ने 26 मार्च 1942 को फिरोज गांधी के साथ शादी कर ली। नेहरू और हरिवंश राय बच्चन दोनों ही अपने अपने फन में माहिर थे और दोनों के बीच रिश्ते सहज थे, लेकिन तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी की दोस्ती ने दोनों परिवारों को एक कर दिया था। बीतते वक्त के साथ दोनों परिवारों में एक एक नए सदस्य जुड़ गए। 11 अक्टूबर 1942 को हरिवंश और तेजी के घर बेटा हुआ, जिसे परिवार ने नाम दिया अमिताभ। 2 बरस से भी थोड़े कम ही वक्त में इंदिरा और फिरोज को भी एक बेटा हुआ, जिसे नाम दिया गया राजीव। एक दिन तेजी बच्चन ने अपने घर पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा। कार्यक्रम इलाहाबाद के बैंक रोड वाले घर में हुआ। परिवार और करीबी दोस्तों के बच्चे बुलाए गए। उस वक्त अमिताभ सिर्फ 4 साल के थे। इंदिरा और फिरोज भी आए। 2 साल के राजीव भी वहां पहुंचे। इंदिरा ने राजीव को स्वतंत्रता सेनानी की ड्रेस में सजाया था, गांधी टोपी, कुर्ता पैजामा और हाथ में छोटी सी छड़ी। वो सबको आजादी के योद्धा जैसे लगे। इसी पार्टी में पहली बार अमिताभ और राजीव मिले। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते जाते रहे। अमिताभ और राजीव साथ खेलने लगे और दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो परिवार समेत प्रधानमंत्री आवास 3 मूर्ति भवन में शिफ्ट हो गए। लेकिन बच्चन परिवार अब भी इलाहाबाद में ही था। हरिवंश राय बच्चन को आगे की पढ़ाई करनी थी। कैम्ब्रिज में उनका एडमिशन भी हो गया था, लेकिन वहां पढ़ने के लिए बच्चन को स्कॉलरशिप की दरकार थी। तब देश के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद और शिक्षा सचिव थे हुमायूं कबीर। हरिवंश राय बच्चन ने दोनों से ही अपनी स्कॉलरशिप की बात की थी, लेकिन दोनों ने ही हरिवंश राय बच्चन की मांग को खारिज कर दिया था। वरिष्ठ पत्रकार कल्लोल भट्टाचार्य अपनी किताब नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स द डिप्लोमेट्स हु बिल्ट इंडिपेंडेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में लिखते हैं, हरिवंश राय बच्चन ने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगा। नेहरू ने वक्त दिया और संसद में हरिवंश राय बच्चन से मिले। जब हरिवंश राय बच्चन ने बताया कि उन्हें उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है और शिक्षा विभाग उनके आवेदन को खारिज कर दे रहा है, तो पंडित नेहरू ने तुरंत ही अपने पर्सनल सेक्रेटरी BN कॉल को बुलाया और हरिवंश राय बच्चन के लिए 8,000 रुपए की स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी। हरिवंश पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज चले गए। इलाहाबाद में पीछे रह गई तेजी बच्चन और उनके दोनों बेटे अमिताभ और छोटा बेटा अजिताभ। इंदिरा अपनी दोस्त तेजी को मिस कर रही थी, तो अमिताभ अपने दोस्त राजीव को। ऐसे में एक दिन पंडित नेहरू ने बच्चन परिवार को भी दिल्ली बुलाने का मौका खोज ही लिया।
तब भारत को आजाद हुए करीब 8 साल बीत चुके थे। भारत की भाषा क्या हो, इसको लेकर एक अंतहीन बहस का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। ऐसे में हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्थापित करने की बात शुरू हुई थी, जिसके लिए एक काबिल आदमी की जरूरत थी। तब हरिवंश राय बच्चन साल 1954 में कैम्ब्रिज में अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट पूरी करके भारत लौटे थे और इलाहाबाद में ही ऑल इंडिया रेडियो में काम कर रहे थे। वो उस वक्त गिने चुने भारतीयों में से एक थे जिनके पास इतनी ऊंची विदेशी डिग्री थी। अपने शहर के ही एक परिचित की ऐसी योग्यता और हिंदी के प्रति समर्पण को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार के एक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उन्हें हिंदी विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त कर दिया। तनख्वाह तय हुई 1000 रुपए महीना। ऐसे में काम दिल्ली से होना था, तो हरिवंश राय बच्चन को भी परिवार समेत इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। इलाहाबाद के दो परिवारों की दोस्ती अब दिल्ली तक पहुंच चुकी थी, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने दोस्ती से मिली इस नौकरी को अपनी काबिलियत से साबित भी किया। तब उनके जिम्मे काम था कि वो सरकारी दस्तावेज, संधियों और पत्रों का हिंदी में अनुवाद करें, जिससे हिंदी का और भी प्रसार हो सके। लेकिन इसी दौरान इस बात पर भी चर्चा चल रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हिंदी में क्या बुलाया जाए। इसके लिए कई सुझाव दिए गए, लेकिन अंत में मुहर लगी हरिवंश राय बच्चन के सुझाव पर, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का हिंदी में नाम सुझाया विदेश मंत्रालय। तो जो ये विदेश मंत्रालय शब्द आज आप सुनते हैं, वो हरिवंश राय बच्चन का ही आइडिया था। यही नहीं, एम्बेसडर के लिए राजदूत शब्द भी उन्होंने ही सुझाया था। कॉमनवेल्थ को हिंदी में राष्ट्रमंडल कहना हो या फिर काउंसुलेट के लिए महावाणिज्य दूतावास, इन शब्दों को भी हरिवंश राय बच्चन ने ही गढ़ा था। विदेश मंत्रालय में काम करने के दौरान बतौर हिंदी विशेषज्ञ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने जो काम किए और जो शब्द गढ़े, 70 साल भी उन्हीं के दिए शब्द हिंदुस्तान में आज भी प्रचलित हैं। लेकिन अपनी इसी भाषा को लेकर हरिवंश राय बच्चन एक बार पंडित नेहरू से भिड़ भी गए थे। वरिष्ठ पत्रकार कल्लोल भट्टाचार्य अपनी किताब नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स में बताते हैं, हरिवंश राय बच्चन ने राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए तैयार इंग्लिश स्पीच का हिंदी अनुवाद किया था। उस हिंदी भाषण को उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन को पढ़ना था। नेहरू ने जब हिंदी देखी तो उन्हें वो अनुवाद बेहद संस्कृतनिष्ठ लगा। नेहरू को लगा कि भाषण की भाषा बहुत मुश्किल है और जाकिर हुसैन इस भाषण को ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन से इस अनुवाद पर आपत्ति जताई, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने दो टूक जवाब दे दिया कि भाषा किसी की सुविधा के हिसाब से नहीं बदली जानी चाहिए और अगर किसी को दिक्कत है तो उर्दू में अनुवाद करवा लीजिए। दोनों के बीच खूब बहस हुई। नेहरू भाषा को आसान करना चाहते थे और हरिवंश राय बच्चन अपने अनुवाद को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। तब नेहरू ने आखिरी दांव चला कि देश में पहले से ही बहुत समस्याएं हैं और अगर उपराष्ट्रपति भाषण पढ़ते वक्त अटक गए तो और भी बड़ी समस्या हो जाएगी। तब हरिवंश राय बच्चन को समझ आया कि नेहरू का मकसद सरकार की छवि को बचाना है। वो राजी हुए। भाषण को फिर से आसान भाषा में ट्रांसलेट किया गया और इस तरह से भाषा को लेकर जो टकराव पंडित नेहरू और हरिवंश राय बच्चन के बीच शुरू हुआ था, वो खत्म हो गया। खैर, लौटते हैं दोस्तों की दोस्ती पर, क्योंकि इस दोस्ती में अब कहानी नई पीढ़ी की शुरू हो गई थी, जिसमें दोनों ही परिवारों में एक एक और सदस्य बढ़ गए थे और अब ये दोस्ती 4 लड़कों की दोस्ती थी। बच्चन परिवार के अमिताभ और अजिताभ और गांधी परिवार के राजीव और संजय। चारों बच्चे हर वक्त साथ रहते थे। उनकी शरारतों की कोई सीमा नहीं थी। 3 मूर्ति भवन और राष्ट्रपति भवन का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां ये ना पहुंचे हों। कभी किसी गलियारे में मिल जाते, कभी बागीचे में दौड़ते दिखते, तो कभी नेहरू के दफ्तर में घूमते नजर आते, कभी राष्ट्रपति भवन के बड़े हॉल में उछल कूद करते रहते। हर जगह अमिताभ और राजीव की दोस्ती के किस्से थे। जब राष्ट्रपति भवन में विदेशी फिल्में दिखाई जाती थी तो ये चारों सबसे पहले वहां पहुंचते थे। खासकर अमिताभ और राजीव दोनों घंटों बैठकर फिल्में देखते रहते। बस यहीं से सिनेमा से अमिताभ का एक खास रिश्ता बनना शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनके रास्ते भी अलग अलग होने लगे। उनके बोर्डिंग स्कूल भी अलग हो गए। अमिताभ और अजिताभ अपनी पढ़ाई के लिए नैनीताल के शेरवुड गए, तो गांधी परिवार के दोनों बच्चे राजीव और संजय दून स्कूल का हिस्सा बने। लेकिन छुट्टियां होते ही ये सब दिल्ली आकर एक हो जाते थे। फिर एक वक्त वो भी आया जब राजीव पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और अमिताभ ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उस दौर में राजीव अमिताभ को लंदन से चिट्ठी लिखा करते थे। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि इंदिरा गांधी से ज्यादा अमिताभ को पता होता था कि राजीव की जिंदगी में क्या चल रहा है। एक दिलचस्प किस्सा है।
एक बार इंदिरा गांधी परेशान होकर तेजी बच्चन के पास पहुंची। उन्होंने हल्की शिकायत और चिंता भरे लहजे में कहा, तेजी, अपने बेटे से पूछो कि मेरा बेटा वहां कैसा है, क्योंकि वो मुझे तो ठीक से खत भी नहीं लिखता। तब अमिताभ ने मुस्कुराते हुए बताया था कि राजीव वहां खुश है, जिससे इंदिरा के दिल को थोड़ी ठंडक पहुंची। ये दोस्ती ऐसी थी कि जब राजीव लंदन से एक बार भारत आए तो वो अमिताभ के लिए एक नीले रंग की जीन्स लेकर आए थे। आज ये बात नॉर्मल लग सकती है, लेकिन उस दौर में किसी के पास जीन्स होना ही बड़ी बात थी। कुल मिलाकर बात इतनी है कि बिग बी की जिंदगी की पहली जीन्स उनके यार राजीव का ही तोहफा थी। फिर एक वक्त वो भी आया जब राजीव ने लंदन से भारत आने के दरमियान अमिताभ को पहली बार सोनिया की तस्वीर दिखाई। उन्हें बताया कि ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। हालांकि इससे पहले ही सोनिया की मुलाकात लंदन में इंदिरा गांधी से हो चुकी थी। द रेड साड़ी किताब में इस मुलाकात का विस्तार से जिक्र मिलता है। जेवियर मोरो लिखते हैं कि कैसे इंदिरा और सोनिया की मुलाकात हुई। सोनिया को राजीव तो पसंद थे ही, इंदिरा गांधी भी उन्हें अच्छी लगी, लेकिन इंदिरा चाहती थी कि सोनिया माइनो कोई फैसला लेने से पहले एक बार दिल्ली आकर उनका रहन सहन देख ले और तब कुछ तय करे। सोनिया का दिल्ली का प्लान तो तय हो गया, लेकिन समस्या वही थी कि वो ठहरेंगी कहां, जिसकी कहानी हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही सुनाई। तो तय हुआ कि सोनिया माइनो को अमिताभ के घर पर ठहराया जाए। 13 जनवरी 1968 को सोनिया माइनो ने 21 साल की उम्र पूरी होने के ठीक 34 दिन बाद भारत में कदम रखा। फ्लाइट दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जहां रिसीव करने के लिए राजीव गांधी अपने भाई संजय गांधी और दोस्त अमिताभ बच्चन के साथ पहुंचे थे। जैसा पहले से तय था, सोनिया एयरपोर्ट से सीधे अमिताभ के घर पहुंची। वो रात में रुकती भले ही अमिताभ के घर पर थी, लेकिन उनका पूरा दिन प्रधानमंत्री आवास में ही गुजरता था। दी रेड साड़ी में उषा भगत के हवाले से जानकारी दर्ज है कि इंदिरा गांधी दोनों की जल्द ही शादी करवा देना चाहती थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि राजीव और सोनिया को एक दूसरे से दूर नहीं रखा जा सकता, और इससे पहले मीडिया इस मुद्दे को तूल दे, दोनों को एक हो ही जाना चाहिए। फिर तो शादी की तारीख भी तय हो गई, 25 फरवरी 1968। इस शादी के दौरान सोनिया माइनो की सारी रस्में, जैसे हल्दी मेहंदी वगैरह, अमिताभ बच्चन के ही घर पर हुई। यानी अमिताभ का घर सोनिया का मायका बन गया। इस दौरान अमिताभ की मां तेजी बच्चन ने सोनिया का खूब ख्याल रखा, उन्हें हिंदी बोलना सिखाया, हिंदू रीति रिवाज सिखाए। बाकी खुद पारसी से शादी करने की बात याद दिलाकर सोनिया राजीव की शादी में इंदिरा को जो थोड़ी बहुत हिचक थी, तेजी ने वो भी पहले ही दूर कर दी थी। अब बस एक ही समस्या थी, सोनिया के माता पिता को भारतीय रीति रिवाजों के बारे में पता नहीं था। ऐसे में भारतीय रीति रिवाज से शादी कैसे हो, तो यह समस्या भी अमिताभ के परिवार ने ही दूर कर दी। तेजी बच्चन और हरवंश राय बच्चन ने सोनिया माइनो के माता पिता के तौर पर उनका कन्यादान किया और शादी की सारी रस्में निभाई, और इस तरह सोनिया माइनो सोनिया गांधी बन गई। यह शादी भारत के राजनीतिक इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गई, जिसमें अमिताभ बच्चन की भूमिका बेहद खास रही थी। लेकिन भविष्य में गांधी परिवार की भी भूमिका बच्चन परिवार में कुछ खास होने वाली थी। जिस वक्त राजीव गांधी को मशीनों का चस्का लगा, अमिताभ को फिल्में ज्यादा रिझाने लगी थी। वो बड़े पर्दे पर नाम कमाना चाहते थे। बॉलीवुड उनका सपना था, और इसी सपने को साकार करने वो बंबई पहुंचे थे। इससे पहले उनकी भारी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो खारिज कर चुका था। मशहूर रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी ने उनकी आवाज को रेडियो के लिए नकार दिया था, लेकिन बाद में सयानी हमेशा कहते रहे कि अच्छा हुआ अमिताभ को रेडियो में नौकरी नहीं मिली। खैर, अमिताभ बच्चन बंबई में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, और उन्हें पहला ब्रेक मिला 7 हिंदुस्तानी फिल्म में। ख्वाजा अहमद अब्बास इस फिल्म के डायरेक्टर थे। अक्सर अमिताभ की इस पहली फिल्म को लेकर यह कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने ख्वाजा अहमद अब्बास को पत्र लिखकर अमिताभ की सिफारिश की थी। हालांकि ख्वाजा अब्बास इसकी अलग कहानी सुनाते हैं। वो बताते थे कि उनके पास एक जवान लंबे लड़के की फोटो आई। फोटो देखने के साथ ही उन्होंने उस लड़के को अपनी आने वाली फिल्म 7 हिंदुस्तानी में ऑडिशन के लिए बुलावा भेजा। अमिताभ इस ऑडिशन में पास हो गए और उनके लिए फिल्म में रोल तय हुआ अनवर अली का। इस रोल के लिए ख्वाजा अब्बास ने अमिताभ की फीस तय की 5,000 रुपए। तब अमिताभ पैसे सुनकर थोड़ा सा हिचकिचाए, तो अब्बास ने पूछा कि क्या तुम इससे ज्यादा कमाते हो? अमिताभ ने बताया कि कलकत्ता में उन्हें नौकरी के दौरान 1,600 रुपए प्रति महीना मिलते थे। इस पर अब्बास हैरान हुए और पूछा कि क्या तुमने इस रोल के लिए वो नौकरी छोड़ दी है?
जबकि ये भी फाइनल नहीं कि तुम्हें यह रोल मिल जाएगा। तो अमिताभ ने कहा कि किसी को तो यह चांस लेना ही था। खैर, जब कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो रहा था तो अमिताभ ने अपना पूरा नाम और पता बताया। तब ख्वाजा अब्बास को पता चला कि वो हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। अपनी आत्मकथा आई एम नॉट एन आइलैंड में इस बात का जिक्र करते हुए ख्वाजा अब्बास लिखते हैं कि जब उन्हें पता चला कि अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं तो उन्होंने हरिवंश राय बच्चन से इस बात की इजाजत ली थी कि वो अमिताभ को अपनी फिल्म में काम दे सके। तब ख्वाजा अब्बास को लगा कि कहीं वो घर से भाग कर ना आया हो। इस पर उन्होंने पहले बच्चन साहब को टेलीग्राफ भेजा और फिर 2 दिन बाद जब हरिवंश राय बच्चन का जवाब आया कि उन्हें अमिताभ के फिल्मों में काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, तब जाकर अमिताभ को ये रोल मिला था। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमिताभ को गांधी परिवार की नजदीकी का बंबई में कोई फायदा ना मिला हो। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी 2013 की रिपोर्ट में यह जिक्र मिलता है कि कैसे सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा में अमिताभ को रोल मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी नरगिस दत्त की अच्छी दोस्त थी। उन्होंने अमिताभ के नाम एक सिफारशी लेटर नरगिस को भेजा था, जिसे पढ़कर सुनील दत्त ने अमिताभ को अपनी फिल्म में रोल दिया था। जबकि मनमोहन साबिर के बेटे आकाशदीप साबिर लहरें रेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि सुनील दत्त ने जब अमिताभ का काम देखा तो उन्होंने कहा था कि लड़का तो इंटेंस है, लेकिन मैं इस कौवे जैसी आवाज का क्या करूंगा। इसके बाद अमिताभ को फिल्म में रोल तो मिला, लेकिन उनकी भारी आवाज के चलते उन्हें फिल्म में कोई डायलॉग नहीं दिया गया। ऐसा ही एक किस्सा मिलता है 1972 में आई बॉम्बे टू गोवा फिल्म का। हनीफ जावेरी की किताब महमूद अ मैन ऑफ मैनी मूड्स में अमिताभ और महमूद की पहली मुलाकात की कहानी दर्ज है। इस फिल्म में रोल के लिए महमूद के भाई अनवर अली ने अमिताभ की मुलाकात महमूद से करवाई। मुलाकात के दौरान राजीव गांधी भी अमिताभ के साथ ही गए थे। तब महमूद को नींद की गोली खाने की लत थी और काम के वक्त भी वो उस गोली के नशे में ही रहते थे। उन्होंने अमिताभ को भी देखा और साथ बैठे राजीव को भी। अमिताभ के मुकाबले राजीव गांधी उन्हें ज्यादा हैंडसम लगे, तो उन्होंने अपनी मेज की दराज से 5,000 रुपए निकाले और अपने भाई अनवर को देकर कहा कि इस लड़के को मेरी अगली फिल्म के लिए साइन कर लो। राजीव और अमिताभ के साथ साथ अनवर भी हैरान हो गए। अनवर अली ने महमूद को बताया कि राजीव प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे हैं और ये रोल अमिताभ के लिए है। तब जाकर महमूद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोल अमिताभ को मिला। अब दोनों ही दोस्तों को अपनी मंजिल का रास्ता मिल चुका था। अमिताभ बच्चन फिल्मों में आ गए थे और मशीनों से प्रेम करने वाले राजीव गांधी एक पायलट बन चुके थे। हर रोज मुलाकात का सिलसिला टूट गया था। इसके बावजूद दोस्ती की गर्माहट बरकरार थी। राजीव को जब भी अमिताभ से मिलना होता था वो बता देते थे कि कौन सी फ्लाइट लेकर वो जा रहे हैं। अमिताभ बतौर पैसेंजर उस जहाज में सवार हो जाते थे। जब फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती तो अमिताभ भी राजीव के साथ कॉकपिट में ही बैठ जाते थे। राजीव फ्लाइट भी उड़ाते रहते थे और अमिताभ से बातें भी कर लेते थे, लेकिन राजीव एक बात का ख्याल जरूर रखते थे। बतौर पायलट जब भी उन्हें फ्लाइट में कोई अनाउंसमेंट करनी होती थी तो वो अपना पूरा नाम या कहिए कि नाम के साथ सरनेम नहीं बताते थे और सिर्फ इतना ही कहते थे, आई एम योर कैप्टन राजीव, ताकि किसी को यह पता ना चले कि फ्लाइट प्रधानमंत्री का बेटा उड़ा रहा है। यहां तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन इस दोस्ती पर आपातकाल का ग्रहण लगने वाला था। साल 1975 में इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया। समूचा विपक्ष जेल की सलाखों के पीछे था। देश का प्रबुद्ध वर्ग इस तानाशाही के खिलाफ सड़क पर उतर आया। बॉलीवुड भी पीछे नहीं था। देवानंद से लेकर किशोर कुमार तक इस तानाशाही के खिलाफ थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन तब अपने करियर के पीक पर पहुंच चुके अमिताभ बच्चन अपने दोस्त राजीव के छोटे भाई और इस आपातकाल के सबसे बड़े खलनायक संजय गांधी के साथ कार्यक्रमों में दिखते रहे, आपातकाल का समर्थन करते रहे और ऐसा करके वो गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी को निभाते रहे। इसकी एक वजह यह भी थी कि अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन तब इंदिरा गांधी की बदौलत कई सरकारी संस्थाओं में अहम पदों पर थी। वो फिल्मों के लिए बनाए गए सेंसर बोर्ड यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की सदस्य रही थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी की प्रबंधन समिति में शामिल थी और चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष भी थी। कुल मिलाकर तेजी बच्चन अपनी दोस्त इंदिरा गांधी की बदौलत ऐसे अनाधिकारिक पद पर काबिज थी जो इंदिरा गांधी के सलाहकार का था।
तो अमिताभ को भी इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन करना ही था। नतीजा यह हुआ कि आपातकाल का दंश झेल रहे इंडियन मीडिया ने भी अमिताभ से किनारा कर लिया। अमिताभ की खबरें छपनी या तो बंद हो गई या फिर कम कर दी गई, क्योंकि आपातकाल के दौरान सबसे ज्यादा दबाव मीडिया पर ही था। किसी भी फिल्मी मैगजीन या अखबार में उनका नाम छपना लगातार कम होता जा रहा था। लेकिन जब आपातकाल खत्म हुआ और साल 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब अमिताभ को समझ आया कि तानाशाही का समर्थन करना गलत था। इस दौरान चुनाव हार चुके संजय गांधी को तब मोरारजी सरकार के विरोध में रैलियां और जुलूस निकालने थे और इसमें भीड़ जुटाने के लिए संजय ने अमिताभ बच्चन को भी शामिल होने को कहा। तो सुपरस्टार बन चुके अमिताभ बच्चन ने संजय गांधी की रैलियों का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि अगर वो फिर से राजनीति में खुलकर किसी एक पक्ष के साथ आए तो उनका फिल्मी करियर तबाह हो सकता है। लेकिन संजय गांधी जिद्दी थे, उन्हें हर हाल में अमिताभ अपने मंच पर चाहिए थे। अमिताभ की मां तेजी बच्चन ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। इंदिरा के जरिए संजय तक बात पहुंचाई गई कि निजी रिश्ते तो ठीक हैं, लेकिन अमिताभ को राजनीति से दूर रहना चाहिए। संजय गांधी को ना सुनने की आदत नहीं थी। बच्चन परिवार की इस ना ने गांधी परिवार को बच्चन परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। यह पहला ऐसा मौका था जब दोनों परिवारों के बीच तल्खी देखने को मिली, लेकिन ये तो अभी महज शुरुआत थी। अभी तो रिश्ते और भी बिगड़ने थे और इन रिश्तों में तल्खी आई साल 1980 में, जब जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को फिर से बहुमत मिल गया और वो फिर से देश की प्रधानमंत्री बन गई। सरकार बनने के शुरुआती कुछ दिनों में तो दोनों परिवारों के बीच रिश्ते बेहद सहज रहे। सहज ही नहीं बल्कि पहले जैसे हो गए और ऐसे हो गए जैसे कुछ बिगड़ा ही ना हो। लेकिन जब राज्यसभा के लिए नामांकन होने थे तो तेजी बच्चन ने इंदिरा से अपने बेटे अमिताभ बच्चन के लिए राज्यसभा की एक सीट मांग ली। ये वो दौर था जब राजनीति और सिनेमा के लोगों के बीच की दूरी घटने लगी थी। तेजी बच्चन का मानना था कि अमिताभ की लोकप्रियता कांग्रेस के लिए भी मुनाफे की बात होगी। अपनी दोस्त के लिए इंदिरा गांधी राजी भी हो गई और तय यह हुआ कि अगर अमिताभ राज्यसभा नहीं जाते तो फिर तेजी बच्चन को राज्यसभा भेज दिया जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि वो दौर संजय गांधी का था और सरकार की मुखिया भले ही इंदिरा गांधी हो, लेकिन असली हुकूमत चलाने वाले थे संजय गांधी। तो जैसे ही राज्यसभा के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में उन्हें अमिताभ बच्चन का नाम दिखाई दिया, वो नाराज हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अमिताभ बच्चन राज्यसभा के सदस्य नहीं बनेंगे। तब राज्यसभा के लिए मशहूर एक्ट्रेस नरगिस दत्त को चुना गया था, जिनकी लोकप्रियता उस वक्त अपने चरम पर थी। बच्चन परिवार को राज्यसभा में जगह ना मिलने की एक वजह तो यही थी कि अमिताभ ने संजय गांधी के साथ मंच पर शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन एक और भी वजह थी जिसकी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा होती है। कहा जाता है कि तब अमिताभ बच्चन ने संजय गांधी से 20 लाख रुपए का कर्ज मांगा था, लेकिन संजय गांधी को लगा कि अमिताभ अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल सत्ता से निजी फायदा लेने के लिए करना चाहते हैं। इंदिरा पैसा देने के लिए तैयार थी, लेकिन संजय ने पैसा देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से संजय और इंदिरा का भी झगड़ा हुआ, लेकिन संजय ने अपना फैसला नहीं बदला। रिश्ते अमिताभ से भी खराब हो गए। ऊपर ऊपर मीडिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए दोस्ती बनी रही, लेकिन अंदर से बहुत कुछ ऐसा था जो दरक गया था, या कहें टूट गया था। समय के साथ ये टूट और बढ़ती गई। 23 जून 1980 को जब प्लेन क्रैश में संजय गांधी मारे गए, तब बच्चन परिवार और गांधी परिवार के बीच फिर से वैसी ही बॉन्डिंग दिखी, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। सच तो यह था कि इंदिरा गांधी और अमिताभ बच्चन के रिश्तों में भी सहजता नहीं रही। बातचीत होती थी, लेकिन विश्वास नहीं बचा था। कांग्रेस और सत्ता के गलियारों से अमिताभ को धीरे धीरे हाशिए पर धकेला जाने लगा। अमिताभ को भी खुद के किनारे लगाए जाने का एहसास होने लगा कि तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो 1982 का साल था। महीना था जुलाई का। बेंगलुरु में कूली फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एक्टर पुनीत इस्सर के साथ उनका एक फाइटिंग सीन था। उस सीन को करते वक्त उन्हें गंभीर चोट लग गई, जिसमें अमिताभ की आंतें फट गई। वो सेप्टिसीमिया जैसी जानलेवा स्थिति में पहुंच गए। बेंगलुरु से एयरलिफ्ट करके उन्हें तुरंत ही बंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। पूरा देश अपने सुपरस्टार के लिए दुआएं मांग रहा था। खबर राजीव गांधी तक भी पहुंची, जो तब अपने पैर के दर्द की वजह से परेशान थे।
लेकिन अपने दर्द की परवाह किए बिना वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने अस्पताल पहुंच गए। उस वक्त आईसीयू का दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। अमिताभ दर्द से तड़प रहे थे। डॉक्टर उनके हाथ में बंधा एक रक्षा सूत्र काटना चाहते थे। डॉक्टरों का कहना था कि उस धागे के कारण सूजन बढ़ रही है और खून का थक्का जमने का खतरा है, लेकिन अमिताभ उसे हटाने को तैयार नहीं थे। यह वही धागा था जिसे सोनिया गांधी ने भाई अमिताभ के हाथ पर बांधा था। अमिताभ के लिए वो सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं था, बल्कि गांधी परिवार से जुड़ी भावनात्मक डोर थी। राजीव गांधी और बच्चन परिवार के सदस्य घंटों आईसीयू के बाहर खड़े रहे। सबको बस इतना इंतजार था कि अमिताभ की हालत स्थिर हो जाए और वो उनसे कुछ मिनट बात कर सके। राजीव इस दौरान सिर्फ दोस्त की तरह नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह तेजी बच्चन, हरिवंश राय बच्चन और जया बच्चन का ख्याल रख रहे थे। कुछ दिनों बाद इंदिरा गांधी भी अस्पताल पहुंची। अमिताभ को इस हालत में देखकर वो भावुक हो गई। शायद इसलिए भी क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उन्होंने अपने छोटे बेटे संजय गांधी को एक विमान हादसे में खोया था। बेटे को खोने के बाद वो किसी और अपने को खोने का दर्द सहने की स्थिति में नहीं थी। इस घटना ने दोनों परिवारों के बीच जमी बर्फ को पिघला दिया। जब अमिताभ ठीक होकर अस्पताल से बाहर आए तो इंदिरा गांधी ने माना कि उनसे गलती हो गई थी। उन्होंने अमिताभ के प्रति अपना नजरिया बदला, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने बेटे राजीव को एक ताकीद भी की कि अमिताभ को कभी राजनीति में मत लाना। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माखनलाल फोतेदार अपनी किताब द चिनार लीव्स अ पॉलिटिकल मेमोयर में लिखते हैं, अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। उन्होंने राजीव गांधी से कहा था कि वो दो काम कभी ना करे। पहला काम ये कि वो तेजी बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन को चुनावी राजनीति में ना लाए, और दूसरा ये कि माधवराव सिंधिया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल ना करे। अमिताभ को लेकर इंदिरा गांधी का मानना था कि वो एक कलाकार हैं जो राजनीति की जटिलताओं को झेल नहीं पाएंगे। साथ ही इंदिरा को यह भी लगता था कि अगर राजनीति में अमिताभ के साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ तो तेजी बच्चन के साथ उनकी दोस्ती भी खराब हो जाएगी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उनकी सहेली तेजी बच्चन का बेटा राजनीति के दलदल में फंसे। लेकिन गुजरे हुए वक्त के साथ अमिताभ को राजनीति के इस दलदल में भी धंसना ही पड़ा। इसके पीछे था एक हादसा जिसकी वजह से आगे चलकर सब कुछ बदल जाने वाला था। यह हादसा घटित हुआ 31 अक्टूबर 1984 को। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री आवास में ही उनके ही दो सिख बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। देश में कोई राजनीतिक संकट पैदा न हो, इसके लिए तुरंत ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सोनिया गांधी के तमाम आग्रहों को दरकिनार करके राजीव गांधी अब देश के प्रधानमंत्री थे, जिनके सामने देश को चलाने और पार्टी को संभालने के साथ साथ कुछ ही महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी करना भी था। इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर थी। कांग्रेस की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन एक सीट को लेकर मामला उलझ गया था। यह सीट थी इलाहाबाद की संसदीय सीट। कभी कांग्रेस के ही कद्दावर नेता रह चुके हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस छोड़कर लोकदल में शामिल हो गए थे और अब वो इलाहाबाद से लोकदल के उम्मीदवार थे। बहुगुणा के सामने जीत के लिए कांग्रेस को कोई हैवीवेट कैंडिडेट चाहिए था, लेकिन सवाल था कौन। तब उत्तर प्रदेश कांग्रेस में सबसे ज्यादा चलती थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, जो इंदिरा गांधी के जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो वीपी सिंह ने नाम तय किया केपी तिवारी का। समीकरण बना ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण। लेकिन केपी तिवारी की उम्मीदवारी कुछ ही दिनों तक कायम रही, क्योंकि दिसंबर 1984 की एक रात को दिल्ली में केपी तिवारी के साथ खेल हो गया। हुआ यह कि दिसंबर की एक रात को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हंसराज भारद्वाज को बुलावा भेजा। भारद्वाज उस कमरे में पहुंचे जहां प्रधानमंत्री राजीव गांधी मौजूद थे। उनके साथ एक और भी शख्स वहां मौजूद था। राजीव ने पूछा कि आप इनको पहचानते हैं? तो हंसराज भारद्वाज का जवाब था, हां, इनके पिता को मैं जानता हूं, इनको भी जानता हूं, बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन। राजीव ने कहा कि ठीक पहचाने, ये इलाहाबाद से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं। उस सीट से अब केपी तिवारी नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ेंगे। भारद्वाज हैरान रह गए। राजीव के इस फैसले से पूरी कांग्रेस भी हैरान थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने नामांकन की तय सीमा से महज 24 घंटे पहले ही पर्चा भरा था।
फिर तो उन्होंने रैलियां की, लोगों से सीधे संवाद किया और रोड शो के लिए निकल पड़े। आनंद भवन से निकला उनका काफिला कटरा होते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। जैसे ही खबर फैली, चारों तरफ भीड़ उमड़ पड़ी। हॉस्टलों की बैल्कनी से लेकर सड़कों के दोनों किनारों तक लोग ही लोग नजर आ रहे थे। यूनिवर्सिटी के आसपास तो हालात बिल्कुल फिल्मी हो गए। अमिताभ की एक झलक पाने के लिए छात्राएं बेताब थीं। जोश ऐसा था कि कई लड़कियों ने अपने दुपट्टे तक उनकी ओर उछाल दिए। माहौल पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। बाद में कांग्रेस के एक नेता ने मजाकिया लहजे में दावा किया कि उन्होंने उन दुपट्टों की गिनती तक की थी, जिनकी संख्या थी 1785। ये रोड शो नहीं, बल्कि अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का नजारा था। खैर, चुनाव के नतीजे आए तो इतिहास बन गया। अमिताभ बच्चन ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की कि इलाहाबाद का वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि 4000 से ज्यादा बैलेट पेपर्स पर उनके नाम के आगे लिपस्टिक के निशान लगे हुए थे। फिल्मों का यह सुपरस्टार अब संसद पहुंच चुका था और इलाहाबाद की जनता से जो वायदे करके वो संसद पहुंचा था, अब उसे उन वायदों को पूरा भी करना था, जिसमें सबसे बड़े बाधक इलाहाबाद के पुराने कांग्रेसी नेता थे। दरअसल अमिताभ बच्चन को करीब 68% वोट मिले थे और वो बड़े बहुमत से जीतकर सांसद बने थे। तो उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करना था। तब शासन प्रशासन पर भी दबाव था कि वो अमिताभ की हर बात माने, क्योंकि अमिताभ सिर्फ सांसद ही नहीं थे, बल्कि प्रधानमंत्री के सबसे अच्छे दोस्त भी थे। माखनलाल फोतेदार बताते हैं, अमिताभ अपनी पसंद के तेज तर्रार अधिकारियों को इलाहाबाद में नियुक्त करना चाहते थे ताकि काम जल्दी हो, जबकि पुराने कांग्रेसी नेताओं को यह दखलंदाजी लगती थी। उस दौर में हजारों लोग सरकारी नौकरियों के लिए सांसद अमिताभ से पैरवी करवाने के लिए भीड़ लगाने लगे। ट्रांसफर पोस्टिंग जैसी सिफारिशें भी पहुंचने लगी। अमिताभ काम करना चाहते थे, सिस्टम से चलना चाहते थे, जबकि लोग चाहते थे कि उनका सांसद एक फोन घुमाए और काम हो जाए। जब काम नहीं होता था तो स्थानीय नेता उन पर अहंकारी होने का आरोप लगाते थे। फोतेदार की किताब चिनार लीव्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन राजनीति की बारीकियों को नहीं समझते थे। वो सरकारी कामकाज में उन लोगों को तरजीह देते थे जो उनके निजी घेरे में थे। इसकी वजह से कांग्रेस के पुराने और जमीनी कार्यकर्ता नाराज हो गए। वो प्रशासन पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे ताकि चुनाव में किए गए वादों को पूरा कर सके, लेकिन नौकरशाही उन्हें सिर्फ अभिनेता के रूप में देखती थी, जिससे टकराव पैदा होता था। लेकिन 3 साल के अंदर अंदर भारतीय राजनीति में इतना कुछ बदल गया कि अमिताभ बच्चन ने राजनीति से संन्यास ले लिया और हमेशा के लिए खादी का रास्ता छोड़कर माया नगरी लौट गए। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं था। इसके पीछे था 2 दोस्तों के बीच यकीन का वो माहीन धागा जो टूट चुका था। इसके पीछे एक और कहानी भी थी जो सीधे राजीव गांधी से जुड़ती थी। दरअसल चुनाव के दौरान राजीव गांधी अमिताभ की लोकप्रियता को देख चुके थे। ऐसे में उन्हें जब भी रैली करनी होती थी और भीड़ जुटानी होती थी तो वो अमिताभ बच्चन का इस्तेमाल करने लगे थे। माखनलाल फोतेदार की किताब चिनार लीव्स के मुताबिक राजीव गांधी की रैलियों में अमिताभ को केवल इसलिए ले जाया जाता था ताकि भारी भीड़ इकट्ठा हो सके। तब जनता किसी नेता का भाषण सुनने नहीं आती थी, बल्कि अपने सुपरस्टार को देखने आती थी। भाषण के बीच जब रैलियों में पब्लिक डायलॉग चिल्लाती थी तो अमिताभ को मजबूरन अपनी फिल्मों के अंदाज में बात करनी पड़ती थी। ये एक गंभीर राजनेता यानी कि राजीव गांधी के बगल में खड़े सांसद अमिताभ के लिए थोड़ा अपमानजनक था। माखनलाल फोतेदार के मुताबिक एक सांसद से फिल्मी डायलॉग की उम्मीद करना और उन्हें उसी रूप में पेश करना उनके राजनीतिक पतन का कारण बना, क्योंकि गंभीर राजनीतिज्ञों ने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। और यह बात अमिताभ बच्चन को भी बीतते वक्त के साथ बाखूबी समझ में आने लगी थी। ऐतिहासिक सीटों के साथ 1984 का लोकसभा चुनाव जीतकर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में विश्वनाथ प्रताप सिंह को वित्त मंत्री बनाया था। वीपी सिंह सख्त किस्म के मंत्री थे, मिस्टर क्लीन वाली छवि के लिए कुख्यात थे, तो उनकी सख्ती से कुछ बड़े लोगों को परेशानी होने लगी। अंबानी, बिड़ला, किर्लोस्कर, टाटा, थापर, मोदी, बांगर और गोयंका जैसे कई बड़े उद्योग घराने थे जिनके सैकड़ों ठिकानों पर आयकर की रेड पड़ी थी। उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, उनके उद्योग धंधों का हिसाब किताब मांगा जा रहा था। जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था वो अब हो रहा था। 300 से ज्यादा औद्योगिक घरानों के 5000 से ज्यादा जगहों पर
इनकम टैक्स की छापेमारी में 500 करोड़ से ज्यादा की रकम वसूली जा चुकी थी। ललित थापर, एसएल किर्लोस्कर जैसे बड़े उद्योगपति आर्थिक अपराध में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके थे। खुद वीपी सिंह एक अमेरिकन जांच एजेंसी फेयरफैक्स को आर्थिक मामलों की जांच सौंप चुके थे, ताकि यह पता लग सके कि विदेश में किन किन भारतीयों ने काला धन जमा कर रखा है। इसी दौरान कैप्टन सतीश शर्मा की भूमिका सामने आई। सतीश शर्मा एयर इंडिया के पायलट थे और राजीव गांधी के सबसे करीबी सलाहकारों में गिने जाते थे। उन्होंने अमिताभ के भाई अजिताभ बच्चन और दिलीप या ललित सूरी के साथ मिलकर बासमती चावल का निर्यात कारोबार शुरू किया था। वीपी सिंह के नेतृत्व में जांच एजेंसियों ने इस कारोबार में वित्तीय अनियमितताओं और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप लगाने शुरू कर दिए। जांच के दौरान गुप्त विदेशी बैंक खातों का भी जिक्र सामने आया। वीपी सिंह ने इस मामले में लोटस नाम के कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी का लोटस हिंदी में तो कमल होता है, लेकिन संस्कृत में इसका पर्यायवाची राजीव भी होता है। इसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की ओर इशारा माना गया। तो अमिताभ ने भी राजीव पर दबाव डाला और दूसरे पूंजीपतियों ने भी कि वीपी सिंह को मंत्री पद से हटाया जाए। राजीव गांधी ने यही किया। वीपी सिंह को वित्त मंत्रालय से हटाकर रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया। अब वीपी सिंह नॉर्थ ब्लॉक से साउथ ब्लॉक में शिफ्ट हो गए। यह साल 1987 के जनवरी के आखिरी दिनों की बात है। लेकिन मंत्रालय बदलने से वीपी सिंह के तेवर नहीं बदले। यहां भी उन्होंने तमाम रक्षा सौदों की जांच के आदेश जारी कर दिए और फिर 11 अप्रैल 1987 को वीपी सिंह ने रक्षा मंत्री का पद और कांग्रेस की सदस्यता दोनों से त्याग पत्र दे दिया, जो 12 अप्रैल 1987 को मंजूर भी हो गया। इसके महज 4 दिन के बाद एक जिन बोतल से बाहर निकला, बोफोर्स का जिन। स्वीडिश रेडियो ने बोफोर्स घोटाले का खुलासा करते हुए कहा कि भारतीय सेना को होवित्जर तोपें बेचने के लिए बोफोर्स कंपनी ने भारत के शीर्ष नेताओं और बिचौलियों को भारी रिश्वत दी थी। इस घोटाले में अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ का नाम खुलकर उछाला गया। अमिताभ के भाई अजिताभ पर स्विट्जरलैंड में एक अपार्टमेंट खरीदने का आरोप लगा। कहा गया कि यह पैसा कथित तौर पर बोफोर्स सौदे से जुड़ा हुआ था। हालांकि दशकों बाद स्वीडिश पुलिस प्रमुख स्टेन लिंडस्ट्रॉम ने साफ कहा था कि अमिताभ का नाम भारतीय जांचकर्ताओं द्वारा ही प्लांट किया गया था। लेकिन उस वक्त इस खुलासे ने अमिताभ की एंग्री यंग मैन और महानायक की बेदाग छवि को गहरी चोट पहुंचाई थी। अमिताभ बच्चन को लगने लगा कि राजनीति में आना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वो इस जहरीले माहौल से बाहर निकलना चाहते थे और इस्तीफा देने को बेचैन थे। लेकिन राजीव गांधी उनके इस्तीफे के पक्ष में नहीं थे। राजीव को डर था कि अगर अमिताभ ने इलाहाबाद की सीट छोड़ दी तो वहां उपचुनाव होगा और वीपी सिंह जीतकर सीधे केंद्र की सत्ता को चुनौती देंगे। वरिष्ठ पत्रकार और सांसद रहे संतोष भारतीय अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखते हैं, अमिताभ बच्चन को समझाने या मनाने के क्रम में एक दिन अमिताभ अपनी मां तेजी बच्चन के साथ राजीव गांधी से मिलने आए। तेजी बच्चन ने कहा कि अमिताभ इस्तीफा नहीं देंगे, बशर्ते आप उन्हें विदेश मंत्री बनाएं। राजीव गांधी तेजी बच्चन और अमिताभ बच्चन का चेहरा देखते ही रह गए। जाहिर था कि राजीव गांधी के लिए अमिताभ बच्चन को विदेश मंत्री बनाना मुमकिन नहीं था। अमिताभ के विदेश मंत्री बनने से कांग्रेस के अंदर ही बगावत हो जाती। तो राजीव गांधी ने उस वक्त अपनी पार्टी और देश की जरूरतों को समझते हुए अपने दोस्त की मां की बात को सिरे से खारिज कर दिया। अमिताभ भी जिद पर अड़ गए और आखिरकार जुलाई 1987 में अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। हालांकि माखनलाल फोतेदार अपनी आत्मकथा चिनार लीव्स में अमिताभ बच्चन के इस्तीफे की दूसरी कहानी बताते हैं कि कैसे राजीव ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई। माखनलाल फोतेदार लिखते हैं, बोफोर्स घोटाले में नाम आने के बाद जब चौतरफा दबाव बढ़ा, तब भी राजीव गांधी खुद अमिताभ से इस्तीफा मांगने में हिचकिचा रहे थे। एक दिन राजीव गांधी अमिताभ को लेकर मेरे कमरे में आए और कहा कि अमिताभ, तुमसे फोतेदार जी कुछ कहना चाहते हैं। तब मैंने अमिताभ से कहा कि पार्टी के हित में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अमिताभ ने तुरंत वहीं कागज मंगाया और अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया। बहरहाल सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन अमिताभ का इस्तीफा तो हो ही गया था और इसकी वजह से हुआ वही जिसका डर राजीव गांधी को था। लोकसभा का उपचुनाव हुआ और कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील शास्त्री को वीपी सिंह ने बहुत बड़े अंतर से हरा दिया। वो भी तब जब यूपी के मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह ने
उस वक्त पूरी सरकार इलाहाबाद के उस उपचुनाव में झोंकती थी। अमिताभ के इस्तीफे के बाद राजीव गांधी का उनके प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया और ऐसा बदला कि राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को सांप तक कह दिया। संतोष भारतीय अपनी किताब में लिखते हैं, 1989 के दिसंबर महीने में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे और राजीव गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए। लिहाजा वीपी सिंह का ठिकाना बना 10 जनपद का प्रधानमंत्री आवास। एक दिन अमिताभ बच्चन राजीव गांधी से मिलने आए। 10 मिनट के बाद जब वो चले गए तो राजीव गांधी ने कहा, ही इज अ स्नेक, यानी कि वो एक सांप है। जब राजीव गांधी ने ये लाइन कही तो उस वक्त वहां पर राजीव शुक्ला भी बैठे थे, जो तब पत्रकार थे और बाद में वो कांग्रेस के सांसद बन गए। आज भी वो कांग्रेस के सांसद ही हैं। राजीव के बयान के पीछे मंशा ये थी कि उन्हें लगता था कि उनके दोस्त ने उनके मुश्किल वक्त में वो नहीं किया जो राजीव चाहते थे, जबकि अमिताभ को लगता था कि उन्होंने जो भी मान सम्मान और रुतबा कमाया था, राजीव गांधी ने उसकी सुरक्षा नहीं की और उनकी सरकार के गलत फैसलों की वजह से अमिताभ को समाज में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दोस्ती दरक चुकी थी, अब इसमें आखिरी गांठ लगनी बाकी थी और वो गांठ भी जल्द ही लग गई। 21 मई 1991 तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनाव प्रचार के वक्त राजीव गांधी की आत्मघाती बम धमाके में हत्या कर दी गई। उस वक्त अमिताभ बच्चन लंदन में थे। राजीव की मौत की खबर सुनकर वो तुरंत दिल्ली पहुंचे। अंतिम संस्कार में शरीक भी हुए, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद ऐसा कुछ हुआ कि गांधी परिवार के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। राजीव गांधी की मौत की वजह से सोनिया पूरी तरह से टूट गई थी। उस वक्त राहुल गांधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। सोनिया को सबसे बड़ी चिंता राहुल गांधी की पढ़ाई को लेकर थी। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय लिखते हैं, एक दिन सोनिया गांधी ने अमिताभ बच्चन से कहा कि उन्हें राहुल की फीस की बहुत चिंता है और क्या वो सिर्फ फीस का इंतजाम कर सकते हैं। इस पर अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया, पैसे तो ललित सूरी और सतीश शर्मा ने गड़बड़ कर दिए, कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं कुछ करूंगा। इसके 2 दिन बाद अमिताभ बच्चन ने $1000 का चेक सोनिया गांधी के पास भिजवाया। सोनिया गांधी ने वो चेक देखा और वापस लौटा दिया। संतोष भारतीय लिखते हैं, सोनिया गांधी कभी इस घटना को भूल नहीं पाई और इसे अपना अपमान मान अमिताभ बच्चन को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया। यह सोनिया और अमिताभ के बीच का आखिरी संवाद था। दोनों के रिश्ते हमेशा के लिए उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन अमिताभ ने $1000 का चेक भेजा और सोनिया ने उस चेक को लौटा दिया। अब यह अमिताभ की मजबूरी थी या संजय गांधी से 20 लाख रुपए के कर्ज मांगने का बदला, लेकिन जो भी हुआ उसने रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया। बच्चे की शादी पुराने गिले शिकवे दूर करने का भी जरिया होती है। सोनिया गांधी ने अपनी बेटी प्रियंका गांधी की शादी को ऐसा ही जरिया बनाने की कोशिश की। गांधी और बच्चन परिवार के रिश्ते में एक और कड़वाहट तब आई जब दोनों परिवारों में एक साथ ही शादी आ गई। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की शादी की तारीख तय हुई थी 18 फरवरी 1997। तय तारीख से बहुत पहले ही ये बात सबको पता थी कि शादी की तारीख क्या है, लेकिन इस शादी से 2 दिन पहले 16 फरवरी 1997 को बंबई में एक और शादी होनी थी और ये शादी थी अमिताभ और जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की, जो कारोबारी निखिल नंदा के साथ शादी करके श्वेता नंदा बनने वाली थी। दोनों परिवारों की पुरानी दोस्ती थी तो दोनों ही शादियों के कुछ मेहमान भी कॉमन रहने वाले थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी श्वेता बच्चन की शादी की तारीख से असहज हो गई क्योंकि सोनिया ने प्रियंका की शादी की तारीख कई महीने पहले तय कर रखी थी, जबकि श्वेता की दिसंबर 1996 में सगाई हुई और उसके करीब 1.5 महीने बाद ही प्रियंका की शादी से महज 2 दिन पहले श्वेता की शादी तय कर दी गई। सियासी हलकों में चर्चा होने लगी कि अमिताभ ने जानबूझकर प्रियंका की शादी से 2 दिन पहले अपनी बेटी की शादी की तारीख तय की है, जिससे गांधी परिवार के एक बड़े दिन को ओवरशैडो किया जा सके। कांग्रेस परिवार को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई के मुंबई मिरर में लिखे एक आर्टिकल के मुताबिक अमिताभ की बेटी श्वेता की शादी में गांधी परिवार का कोई भी शख्स शरीक नहीं हुआ। हां, प्रियंका गांधी की शादी में अमिताभ जरूर शरीक हुए थे। 18 फरवरी की सुबह अमिताभ दिल्ली में इस शादी में शामिल हुए और रात को मुंबई में उन्हें अपनी बेटी की शादी के कार्यक्रम में पहुंचना था, तो वो उसी दिन मुंबई भी पहुंचे।
लेकिन इस पूरे प्रकरण से साफ जाहिर था कि दोनों परिवारों के रिश्ते अब सहज तो नहीं हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि अमिताभ की तरफ से एक और कोशिश तब हुई जब अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म रिफ्यूजी रिलीज होनी थी। उस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। अमिताभ और जया ने सोनिया गांधी को अभिषेक की फिल्म के प्रीमियर के लिए न्योता दिया था, जिसे सोनिया ने ठुकरा दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रोटोकॉल के मुताबिक वो किसी भी ऐसे समारोह में शामिल नहीं हो सकती जो 5 स्टार होटल में आयोजित हो, क्योंकि ये कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ है। ये आखिरी मौका था जब बच्चन परिवार और गांधी परिवार की व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों परिवार कभी नहीं मिले। अमिताभ और गांधी परिवार के बीच जो कड़वाहट थी, उसकी एक वजह अमर सिंह भी थे। 1987 में लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद अमिताभ बच्चन फिर से बॉलीवुड में री एंट्री कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जिसे नाम दिया ABCL, यानी कि अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। लेकिन अमिताभ की बनाई ये कंपनी फ्लॉप हो गई। अमिताभ भारी कर्ज में डूब गए। उनका बंगला प्रतीक्षा कुर्क होने की कगार पर था। तब अमिताभ के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सके। इसी दौरान लखनऊ में सुब्रत राय सहारा के सहारा शहर में एक कार्यक्रम के दौरान अमिताभ बच्चन की मुलाकात अमर सिंह से हुई। जल्दी ही दोनों के बीच कुछ इस कदर दोस्ती हो गई कि अमर सिंह ने अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल कर अमिताभ बच्चन को इतनी आर्थिक मदद की जिससे वो अपना बंगला भी बचा सकें और कानूनी लड़ाई भी लड़ सकें। इसी दौरान अमिताभ बच्चन और सुब्रत रॉय सहारा की भी नजदीकियां बढ़ी, जिसने अमिताभ को आर्थिक तौर पर मजबूत किया। अमिताभ अमर सिंह को छोटा भाई मानने लगे और इनकी भी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। खुद अमिताभ कहने लगे, अमर सिंह ना होते तो मैं सड़क पर होता। इस दोस्ती की खातिर ही अमिताभ ने राजनीति में वापस ना लौटने की अपनी कसम तो नहीं तोड़ी, लेकिन अमर सिंह के कहने पर अपनी पत्नी जया बच्चन को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई और फिर जया बच्चन सपा से राज्यसभा की सांसद भी बन गई। बीच में अमर सिंह और समाजवादी पार्टी के बीच भी विवाद हुआ, जिसमें अमर सिंह को पार्टी से बाहर जाना पड़ा, लेकिन तब भी जया बच्चन सपा के साथ बनी रही। इसकी वजह से अमिताभ बच्चन और अमर सिंह के रिश्ते भी तल्खी में बदले। लेकिन अपनी मौत से ठीक पहले अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन से माफी मांगकर अपनी दोस्ती को फिर से कायम कर लिया था। कहा जाता है कि अमर सिंह के साथ दोस्ती के चलते भी बच्चन परिवार की दूरियां गांधी परिवार के साथ बढ़ती चली गई। साल 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में आई तो बच्चन परिवार के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक मोर्चों पर सक्रियता बढ़ने लगी। इसी दौर में महाराष्ट्र के लोनावला मावल तालुका में खरीदी गई एक एग्रीकल्चर लैंड को लेकर अमिताभ बच्चन विवाद में फंस गए। महाराष्ट्र के कानून के अनुसार एग्रीकल्चर लैंड वही व्यक्ति खरीद सकता है जो कानूनी तौर से किसान माना जाता हो। यह साबित करने के लिए वो किसान हैं। अमिताभ बच्चन ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव में अपने नाम दर्ज भूमि के दस्तावेज पेश किए, लेकिन कांग्रेस समर्थित स्थानीय प्रशासन और बाद में मायावती सरकार ने आरोप लगाया कि बाराबंकी की यह जमीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिखाई गई थी। यह भी कहा गया कि ये कागजात तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के दौरान हेरफेर करके तैयार किए गए थे। अमिताभ बच्चन ने इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को खुलकर राजनीतिक प्रतिशोध बताया। उनका मानना था कि उन्हें जानबूझकर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कड़वाहट की एक मिसाल 2015 में भी देखने को मिली, जब अमिताभ बच्चन लीलावती अस्पताल में गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उसी दौरान उन्हें आयकर विभाग का नोटिस भेजा गया। इसे भी उसी बिगड़े हुए रिश्ते का नतीजा माना गया। अमर सिंह की वजह से जब जया बच्चन सपा में शामिल हो गई तो एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने खुलकर गांधी परिवार पर हमला किया। उन्होंने कहा, जो लोग हमें राजनीति में लेकर आए उन्होंने मझधार में ही छोड़ दिया। जया बच्चन का यह इशारा गांधी परिवार की ही तरफ था, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने अमिताभ बच्चन को झूठा कहा और बोले, बच्चन परिवार ने अपनी निष्ठाएं बदल ली हैं। अमिताभ बच्चन ने राहुल गांधी के इस बयान पर संयमित प्रतिक्रिया दी और कहा, वो राजा हैं और हम रंक। रिश्ते का बना रहना राजाओं के मूड पर निर्भर करता है। बाद के दिनों में बच्चन परिवार के लिए गांधी परिवार का मूड बदला, लेकिन यह बच्चन परिवार दूसरा बच्चन परिवार था। अमिताभ नहीं बल्कि उनके भाई अजिताभ बच्चन का परिवार, जिनकी बेटी नैना की शादी में प्रियंका गांधी पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ मौजूद थी। लेकिन अमिताभ से गांधी परिवार का कोई रिश्ता नहीं रह गया।
आने वाले वक्त में भी दोनों परिवारों के बीच सुलह की कई कोशिशें हुई जो नाकामयाब रहीं। इन दोनों परिवारों की दोस्ती के किस्से साल 2018 में तब फिर हरे हुए थे जब एक कांग्रेस नेता ने इलाहाबाद में एक पोस्टर लगवा दिया जिस पर अमिताभ के साथ साथ राजीव गांधी और राहुल गांधी की भी तस्वीर थी। और इन दोनों परिवारों की दोस्ती को याद करते हुए उस पोस्टर पर अमिताभ की फिल्म के ही एक गाने की 2 लाइनें भी लिखी थी, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। असल में अमिताभ ने उस दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू किया था और इसी बात के चलते एक कांग्रेस नेता द्वारा ग्रेटिट्यूड के रूप में यह पोस्टर चस्पा किया गया था। हालांकि इस पोस्टर का कोई फायदा नहीं हुआ। साल 2021 में तो राहुल गांधी ने अमिताभ बच्चन को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। इसे कई लोगों ने दशकों से चली आ रही कड़वाहट के एक औपचारिक और सार्वजनिक अंत के रूप में देखा। अपनी चुनावी रैलियों में राहुल गांधी ने अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को लेकर तीखी टिप्पणियां भी की। खास तौर पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उनकी मौजूदगी और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर यह तल्खी साफ दिखाई दी। आज स्थिति यह है कि संसद में जया बच्चन और सोनिया गांधी के बीच कभी कभार मुलाकात तो हो जाती है, लेकिन वो केवल औपचारिक होती है। वो भावनात्मक रिश्ता जिसने कभी सोनिया गांधी को बच्चन परिवार के घर में सहारा और अपनापन दिया था, अब सिर्फ कहानियों का हिस्सा भर है। इलाहाबाद के आनंद भवन की गलियों से शुरू हुई दोस्ती दिल्ली के सत्ता के गलियारों से होती हुई मुंबई और दिल्ली के बीच एक कभी ना भरने वाली खाई बन चुकी है। आज भी जब सोनिया गांधी और अमिताभ बच्चन किसी सार्वजनिक समारोह में आमने सामने होते हैं तो उनके बीच एक गहरी खामोशी होती है। ऐसी खामोशी जिसमें छिपे हैं बचपन के खेल, जवानी के किस्से, एक मां का स्नेह और एक दोस्त का साथ। लेकिन उसी खामोशी में दफन है वो $1000 का चेक और बोफोर्स की वो कड़वाहट जिसने 2 परिवारों के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। तो ये थी गांधी परिवार और बच्चन परिवार के बीच की पूरी दास्तान। ये दास्तान आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस्सा के इस एपिसोड को शूट किया था मेरे साथी इरशाद ने और इस एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस्सा अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी आगे आप कौन सा किस्सा सुनना चाहते हैं वो भी बताइएगा। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।